हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का। इस सेशन में हम लोग बात करने जाएंगे अबाउट साइटोकाइनेसिस। अभी तक बेटा आपको मैंने एम फेज के बारे में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, आपको एक तरीके की मैंने कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट करा दी है कि न्यूक्लियस का डिवीजन किस तरीके से होता है। अब माइटोसिस कंप्लीट करने के लिए लास्ट स्टेप और रह जाता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद बस एक स्टेप और रह जाता है और उसी के साथ कंप्लीट होती है माइटोसिस और दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं जिनका जीनोमिक कंटेंट सेम टू सेम होता है एज दैट ऑफ इट्स पेरेंट सेल। क्लियर है? तो आज के सेशन में हम लोग केवल छोटा सा पार्ट कवर कर रहे हैं जो एंडिंग रह गई है माइटोसिस की, दैट इज साइटोकाइनेसिस। और उसी के साथ साथ आपको बताऊंगा कि माइटोसिस का एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है माइटोसिस। क्लियर है? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, इजी कंसेप्ट है। उम्मीद करूंगा जो मेन पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया माइटोसिस के अंदर कि किस तरीके से न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कैसे जेनेटिक मटेरियल बढ़ता है इक्वली दोनों डॉटर सेल के न्यूक्लियाई में। क्लियर है? तो साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं अब हम, क्योंकि अभी तक न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब मेन बस उन दोनों न्यूक्लियस को दो डिफरेंट सेल के पास भेजना है। मतलब अब न्यूक्लियर डिवीजन के बाद हमें उस सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना है दो टुकड़ों में। क्लियर है? तो वही लिखा है साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? हाँ या ना? तो ध्यान से सुनना। माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, but the cell itself is divided into two daughter cell by a separate process called cytokinesis, at the end of which cell division is completed। तो केवल ये नहीं होता भाई माइटोसिस का मतलब कि केवल जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट किया है, असल में डीएनए डुप्लीकेट होता है। क्लियर है? उसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का अमाउंट डुप्लीकेट होता है। क्लियर है? तो वही लिखा है माइटोसिस केवल ये काम नहीं रखती है कि केवल वो जो डुप्लीकेट हुआ जेनेटिक कंटेंट है, डीएनए या क्रोमोसोम है, उसे केवल डॉटर न्यूक्लियाई में भेज दे। केवल माइटोसिस इसी स्टेप पर खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाला टुकड़ा केवल कैरियोकाइनेसिस कहलाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है बस। बट केवल न्यूक्लियर डिवीजन के बेसिस पे हम उसे कंप्लीट माइटोसिस नहीं बोलेंगे। जब तक पूरी तरीके से सेल डिवाइड नहीं होगी, तब तक, जब तक दो डॉटर सेल सेपरेट आउट नहीं होके बनेंगी, तब तक वो माइटोसिस कंप्लीट नहीं मानेंगे। क्योंकि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है उसका जो सेग्रीगेशन करा, उसको जो हमने बांटा है डॉटर न्यूक्लियाई में, उस स्टेप को केवल हम कैरियोकाइनेसिस बोल सकते हैं, कंप्लीट माइटोसिस नहीं बोल सकते। तो इसी वजह से कैरियोकाइनेसिस तो चलो हो गई, बट सेल को खुद भी डिवाइड होना पड़ेगा दो डॉटर सेल में। क्लियर है? और उसका जो प्रोसेस है सेल जैसे डिवाइड करेगी, कैरियोकाइनेसिस का तो मैंने समझा दिया। अब जिस स्टेप से या जिस प्रोसेस से ये एक सेल दो डॉटर सेल बनाएगी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस के लिए होता है बेटा, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म के लिए होता है। कैरियोकाइनेसिस में मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, अब साइटोकाइनेसिस होके माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? तो अब इसी प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, साइटोकाइनेसिस, जिसके साथ माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरीके से। क्लियर है? अब बेटा साइटोकाइनेसिस दो तरीके से होती है। एनिमल सेल में अलग कंसेप्ट चलता है और प्लांट सेल के अंदर अलग कंसेप्ट चलता है। तो ध्यान से सुनना, एनिमल सेल के अंदर की क्या कहानी है और प्लांट सेल के अंदर की क्या कहानी है। क्लियर है? तो सुनना जरा, क्या देखिएगा। इन एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। इन एन एनिमल सेल ये जो साइटोकाइनेसिस है किस तरीके से अकम्प्लिश होती है, तो वही लिखा है। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो, एक गड्ढा क्रिएट हो जाता है इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कुछ नहीं, जैसे सपोज करो एक सेल में रफ डायग्राम बना दे रहा हूं। एनिमल सेल है तो सेल वॉल तो होगी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या होगा, ये सेल है, ये दो न्यूक्लियस है। अब ऐसे शेड कर दे रहा हूं मैं इसे, ये इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस जो कैरियोकाइनेसिस के बाद बन गए हैं। अब इस सेल में कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, अब उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस होने के टाइम पे क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर फरो क्रिएट हो जाता है, एक फरो क्रिएट हो जाता है। इस तरीके से एक छोटा सा गड्ढा सा क्रिएट हो जाता है, फरो। अब कभी कभी दोनों साइड पे क्रिएट होता है, कभी कभी एक साइड से ही क्रिएट हो सकता है। तो ये फरो क्रिएट होना शुरू हो जाता है एनिमल सेल के केस में। तो वही लिखा है, इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फरो जैसा क्रिएट होता चला जाता है और धीरे धीरे टाइम के साथ ये फरो डीप
होता चला जाता है, अंदर की तरफ गहरा होता चला जाता है, ये गड्ढा अंदर की तरफ गहरा होता चला जाता है। तो वही लिखा है एनिमल सेल में, द फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस एट द सेंटर एंड डिवाइडिंग दिस सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। और समय के साथ ये धीरे धीरे फरो अंदर की तरफ गहरे होते जाते हैं और एंड में आके एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं। और जैसे ही ये काम हुआ, जैसे ही इस फरो ने इस फरो को ज्वाइन किया, तो ये बिल्कुल फरो जैसे ही ज्वाइंट होते हैं तो ये एक सेल को अब दो डिफरेंट सेल में, आई मीन डॉटर सेल में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही फरो मीट होते हैं तो क्या करेंगे, ये फरो जैसे ही मीट होंगे, ये एक जो सेल थी पहले, अब उसको दो डॉटर सेल्स में तोड़ दिया। मतलब इन्होंने साइटोप्लाज्म बराबर अमाउंट में बांट दिया दोनों सेल के अंदर। तो ये कहानी है भैया एनिमल सेल की, कि इसका सेल डिवीजन कैसे होता है, क्योंकि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फरो क्रिएट होता है और वो फरो क्रिएट होते हुए तो धीरे धीरे टाइम के साथ डीप होता चला जाता है और एक पॉइंट आता है बिल्कुल मिडिल में, जहां पर ये दोनों फरो मीट होते हैं और दोनों सेल डिवाइड हो जाते हैं दो डॉटर सेल्स के अंदर। क्लियर है, जिसकी मदद से साइटोप्लाज्म का डिवीजन करा दिया। दिस इज द केस ऑफ साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। क्लियर है, तो ये तो कहानी रही भैया एनिमल सेल की। अब बात आती है प्लांट सेल में क्या होगा। तो प्लांट सेल की कहानी सुनना। प्लांट सेल में कुछ अलग क्राइटेरिया है। क्लियर है, तो यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू बना रखा है बेटा, ये और कुछ नहीं, एक इंटरफेस वाली कंडीशन बना के दे दी आपको। कौन सी कंडीशन बना के दे दी है, अगली जो इंटरफेस होगी, मतलब यहाँ पे जो पिछले डायग्राम में टीलोफेज बना रखी थी ना, ये फरो वाली कंडीशन थी, इसमें ये डीप होता जाएगा और ये दो सेल बन जाएंगी और ये दो सेल बनने के बाद वापस से सेल साइकिल शुरू कर दिए। इन्होंने साइटोकाइनेसिस के स्टेप नहीं दिखा रखे हैं। क्लियर है, हाँ या ना, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। क्लियर है, ये जो डायग्राम बन गई, ये दो डॉटर सेल कंप्लीट बन चुकी है, अब ये अगली सेल साइकिल में जाने के लिए तैयार है, इंटरफेस से जाएंगी ये बता चुका हूं आप लोगों को पहले में। क्लियर है, अब प्लांट सेल के केस की बात सुनो। एनिमल सेल में तो समझ में आ गया, फरो क्रिएट होते जाएंगे और वो फरो एंड में जाके मीट हो जाएंगे बिल्कुल बीच में। अब प्लांट सेल के अंदर कैसे होती है, तो वो सुनना जरा क्या। प्लांट सेल्स however are enclosed by a relatively inextensible cell wall। सेल वॉल बेटा हार्ड होती है, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं, उसमें फरो वैसी जैसी कंडीशन क्रिएट नहीं कर सकते आप, तो वही है। तो प्लांट सेल however are enclosed by a relatively inextensible cell wall, therefore they undergo cytokinesis by a different mechanism। तो डेफिनेटली ये एनिमल सेल की तरह तो साइटोकाइनेसिस शो नहीं करेंगी, इनमें कोई अलग मैकेनिज्म आता है, डेफिनेटली अलग आता है। प्लांट सेल के अंदर बेटा जो साइटोकाइनेसिस कराने में हेल्प करते हैं वो करते हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट काम आती है बेटा, सेल प्लेट एक तरीके का प्रीकर्सर है सेल वॉल का, या मिडिल लैमेला का एक प्रीकर्सर होता है। क्लियर है, मिडिल लैमेला में समझा देता हूं आपको। जैसे कि दो सेल है, ये ध्यान से देखना, ये कौन है, दो सेल है मान लो जुड़ी हुई है, ये बिल्कुल जो कनेक्ट होके हुए बैठी हुई होती है ना ये दो सेल, तो बीचों बीच ये जो लैमेला आती है, ये वाली, ये बीचों बीच वाली ये जो लैमेला है, दो जुड़ी हुई सेल्स के बीच में एज अ सेल मेम्ब्रेन का काम करती है। इस लैमेला को कहते हैं मिडिल लैमेला। इसी के थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बैठे हुए होते हैं। कुछ नहीं होता, एक तरीके की सेल वॉल जैसा ही है ये। असल में बस ये है दो एडजेसेंट सेल के बीच में जो सेल मेम्ब्रेन ये जोड़ने का काम कर रहा है, दो सेल को बीच में से जोड़ने का जो काम कर रहा है वो होती है मिडिल लैमेला। क्लियर है, अभी वो ये सारी चीजें बता चुका हूं वैसे मैं मिडिल लैमेला के बारे में थोड़ा आप लोगों को। क्लियर है, तो हाँ या ना, थोड़ा बहुत ध्यान होगा तो डेफिनेटली पता होगी, नहीं पता होगा तो आगे जाके कवर करेंगे। तो वो सुनना जरा क्या। प्लांट सेल के अंदर बेटा सेल वॉल होने की वजह से फरो वाला मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता, इनमें कोई दूसरा मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब कौन सा है तो सुनना जरा। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। अब जैसे बेटा एनिमल सेल में क्या बाहर से अंदर की तरफ जा रही थी सेल वॉल फॉर्मेशन या सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, तो प्लांट सेल के अंदर कुछ अलग कमाल होता है। देखना, जैसे सपोज करो एक प्लांट सेल बना रहा हूं, ये आ गई इसकी सेल वॉल, ये कौन आ गई इसकी सेल वॉल, मान लो बाहर वाली। अब इसमें जो फॉर्मेशन शुरू होती है वो बिल्कुल मिडिल से शुरू होती है, बिल्कुल सेल के मिडिल से शुरू। यहां पर एक न्यूक्लियस, यहां पर इसका दूसरा न्यूक्लियस। क्लियर है, तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल फॉर्मेशन होती है वो मिडिल से स्टार्ट होती है, सेंटर होती है, सेल के सेंटर से स्टार्ट होती है। तो वही लिखा है, इन प्लांट वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड्स टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। और ये जो सेल वॉल्स बनना शुरू हुई है ये बाहर की तरफ मूव करती है और मूव करते करते जो पहले से ही बनी हुई सेल वॉल है उससे जाके मीट कर जाती है। क्लियर है, आगे सुनना जरा। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट।
that represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells. क्लियर है? तो कुछ नहीं, ये जो सेल वॉल बनी है स्टार्टिंग, ये असल में और कुछ नहीं सेल प्लेट है। कौन है ये? सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। तो सेल प्लेट और कुछ नहीं, इस मिडल जो न्यूली फॉर्म्ड वॉल बनेगी अभी आगे जाके, इस वॉल का प्रीकर्सर, जैसे सीधी बात है एक दीवार बनाते हैं तो इनिशियली हम लोग एक रो लगाते हैं ना, ईंट की या ब्रिक्स की एक रो लगाते हैं, वो एक इनिशियल रो है या एक इनिशियल टुकड़ा है जो आगे जाके पूरी एक वॉल में डेवलप होगा। तो उस प्रीकर्सर को हम कहते हैं सेल प्लेट। तो वही लिखा है, तो मिडिल से स्टार्ट हो रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रीकर्सर तो आना चाहिए, तभी वो पूरी वॉल बन पाएगी। तो मिस्त्री डेफिनेटली डायमेंशन लेके एक पर्टिकुलर रो बनाता है, जिस रो की मदद से वो पूरी की पूरी वॉल को क्रिएट करके दे देता है। तो सेल प्लेट एक तरीके का प्रीकर्सर है पूरी वॉल को बनाने के लिए। तो वही लिखा है क्या? तो मिडिल से शुरू हो रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रीकर्सर के तौर पे लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो वही लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रीकर्सर। तो वॉल बनने से पहले एक छोटा सा प्रीकर्सर बनता है बीचों बीच। क्लियर है? और उस प्रीकर्सर को हम और कुछ नहीं सेल प्लेट कहते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? जो आगे जाके जब ये कंप्लीट वॉल डेवलप हो जाएगी वो आगे जाके मिडिल लेवल का काम करती है। तो वही लिखा है क्या? द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट that represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells। तो आगे जाके जब ये सेल वॉल डेवलप हो जाएगी, क्लियर है? जैसे सपोज करो ये सेल बन गया, एक यहाँ पर ये मेम्ब्रेन जुड़ गई इसकी, ये वॉल आ गई इसकी। क्लियर है? ऐसी इसकी एक मेम्ब्रेन जुड़ गई, ये हटा दो एरो, अब ये एरो हटा रहा हूं मैं। क्लियर है? तो वही बनती चली गई, ये इसकी वॉल जुड़ गई। तो अब इन दोनों वॉल के बीच में जो यहाँ पर जो प्रीकर्सर था वो मिडिल लेवल का काम करेगा। एक इंटरकनेक्शन है दो सेल वॉल के बीच का, यहाँ पर ये जो मिडिल वाला पोर्शन है ये काम करेगा मिडिल लेवल का। क्लियर है? इस पोर्शन को हम बोलेंगे, क्लियर है, मिडिल लैमेला का काम करेगी। तो असल में और कुछ नहीं, वो सेल प्लेट ने ही बनाया है, वो सेल प्लेट ने ही बनाया होगा। तो उसी की बात कर रहा है क्या? The formation of a new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the cell plate that represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells, जो आगे जाके मिडिल लेवल को रिप्रेजेंट करती है दो एडजेसेंट सेल वॉल के बीच में जो लाई करती है। क्लियर है? तो इन शॉर्ट प्लांट सेल में डिवीजन समझ में आया होगा साइटोकाइनेसिस का, और एनिमल सेल में, एनिमल सेल में बेटा फरो सिस्टम होता है, डायरेक्ट सिंपल कंडीशन। प्लांट सेल में हमें सेल प्लेट की मदद चाहिए होती है। सेल प्लेट बिल्कुल सेंटर पे जाती है और फिर वहां से बाहर की तरफ एक्सटेंसिवली ग्रो करना शुरू हो जाती है। उम्मीद करूंगा रिलेट कर पाएंगे। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा रिलेट कर पाएंगे। तो ये बात है बेटा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की इन एनिमल एंड प्लांट्स। क्लियर है? अब एक बात और सुनना, जब ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा होता है तो ऑर्गेनील्स का क्या होता है? जो ऑर्गेनील्स बनी होंगी उनका क्या होता है? क्या इक्वल डिवीजन होता है? बिल्कुल बेटा। जैसे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा होगा उस टाइम पे दोनों सेल को बराबर बराबर मात्रा में ऑर्गेनील्स बांट दी जाती है। जितने माइटोकॉन्ड्रिया एक डॉटर सेल को दिए जा रहे होंगे उतने ही दूसरी को भी दिए जाते हैं। जितने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल को दिया जा रहा होगा उतना ही दूसरी सेल को भी दिया जाता है। क्लियर है? तो वही लिखा है यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनील्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। तो केवल इन दोनों के नहीं, और भी बाकी की जो भी ऑर्गेनील्स हैं वो बराबर बराबर मात्रा में दोनों डॉटर सेल्स को बांट दी जाती है साइटोप्लाज्म के साथ साथ। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? तो ये इस तरीके से कंप्लीट होती है आपकी साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल। क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा साइटोकाइनेसिस का मतलब कैसे होती है। सिंपल स्टेप है और कुछ नहीं है बेटा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक तो फरो क्रिएट होता है एनिमल के केस में, सेल प्लेट से मिडिल से बाहर की तरफ जाती है प्लांट सेल के केस में। क्लियर है? तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होते ही दो डॉटर सेल्स बनती है और माइटोसिस कंप्लीट। क्लियर है? अब ये डॉटर सेल्स खुद कैपेबल होंगी आगे फर्दर माइटोसिस करने के लिए। तो ये फिर वापस से इंटरफेज में जाएंगी, वापस से एम फेज आएगी, वापस से डिवाइड करेगी सारी चीज। क्लियर है? तो ये डॉटर सेल्स का बनना यहाँ पर इस तरीके से आई मीन साइटोकाइनेसिस के साथ कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ माइटोसिस कंप्लीट। क्लियर है? अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं बेटा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर क्या ये साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं पाती है। कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जहां पर कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, जैसे यहां पर ये न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया। क्लियर है? बट इस न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ये फरो वगैरह क्रिएट नहीं हुआ या ना सेल प्लेट क्रिएट हुई, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो पाया किसी वजह से। तो उस केस में हमें कुछ अलग कंडीशन मिलती है, तो वो सुनना, एक्सेप्शनल कंडीशन है। तो सुनना, इन सम ऑर्गेनिजम्स
एक्सक्यूज मी, वापस से सुनिए। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ऐसा हर किसी के केस में नहीं होता, कुछ ऑर्गेनिजम्स है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में कैरियोकाइनेसिस बेटा साइटोकाइनेसिस, आई मीन कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है किसी वजह से। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो सुनना जरा। क्या? इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज। जिसका इफेक्ट ये आता है कि एक ही सेल में कई सारे न्यूक्लियस मिलने लग जाते हैं। अब जैसे सपोज करो एक कैरियोकाइनेसिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। अब एक और वापस से माइटोसिस में गई, ये न्यूक्लियस वापस से 2 बन गए, ये भी वापस से 2 बन गए, फिर भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। ऐसे न्यूक्लियर डिवीजन चलता चल रहा है, बट उस न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो मेन साइटोकाइनेसिस होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। तो डेफिनेटली ऐसा लगेगा एक ही सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस बैठ जाएंगे, ऐसा लगेगा एक ही सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। क्लियर है? और इस टाइप की कंडीशन को हम कहते हैं सिनकाइटियम। क्या कहते हैं? सिनकाइटियम। क्लियर है? तो वही लिखा है, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिनकाइटियम। इसी को कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मतलब एक पर्टिकुलर कोई सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बना रहा हूं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस मिल रहे हैं। क्लियर है? एक पर्टिकुलर सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस मिलने लग जाए तो इसको कंडीशन को कहते हैं हम सिनकाइटियम। फंगस वगैरह सिनोसिटिक हाइफी वगैरह के केस में भी आपने देखा होगा, एक ही सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस मिल रहे हैं और वो इसी वजह से ही हुआ होगा। वहां पे कैरियोकाइनेसिस तो चल रही होगी पर साइटोकाइनेसिस किसी वजह से नहीं हो पा रही होगी। क्लियर है? प्लांट के केस में अगर हम देखें तो बेटा जो कोकोनट मिल्क पीते हैं आप, या कोकोनट जो आता है लिक्विड कोकोनट के अंदर, उसको कहीं अगर उसको देखें तो असल में और कुछ नहीं, एंडोस्पर्म होता है उसका, वो भी फ्री न्यूक्लियस, मतलब उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। तो वही लिखा है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, वो सिनकाइटियम कंडीशन ही आती है। उसके एक सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। बट लिक्विड एंडोस्पर्म की बात कर रहा हूँ, जो कोकोनट वाटर होता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म कहा जाता है कोकोनट का, और वो सिनकाइटियम कंडीशन का ही होता है। दैट्स इट। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा यहां तक समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट लाइन बेटा मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट लाइन बेटा मार्क कर लेना। फ्री लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, जिसमें हमें सिनकाइटियम कंडीशन मिलती है। क्लियर है? उसमें क्या हुआ होगा? कैरियोकाइनेसिस तो हो पाई होगी पर साइटोकाइनेसिस किसी वजह से रह गई होगी। दैट्स इट। तो ये बात थी बेटा साइटोकाइनेसिस की, और इसी के साथ आपकी कंप्लीट होती है माइटोसिस। क्लियर है? क्योंकि अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई तो अब तक माइटोसिस को आप कंप्लीट नहीं मान सकते और नहीं मान सकते, क्योंकि डॉटर सेल जब तक नहीं बनेगी तब तक फायदा क्या है? काय के लिए करा रहे हो डिवीजन जब सेल ही नहीं बढ़ रही है, तो क्या मतलब है डिवीजन कराने का? क्लियर है? हाँ या ना? तो ये तो बात हुई भैया माइटोसिस की, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की। अब ये क्या है सिग्निफिकेंस? एक तरीके से बेटा माइटोसिस क्यों जरूरी है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, ये बता रहा है ये टॉपिक। क्लियर है? कि क्या काम में आती है ये माइटोसिस। अब कोई हुई है तो किसी ना किसी काम की तो होगी, ऐसे तो है नहीं निकम्मी है, कोई ना कोई तो काम में आना चाहिए ना माइटोसिस। तो वो मेजर बेटा 2 ही काम होते हैं माइटोसिस के, सबसे बड़े और सबसे मेजर 2 ही सिग्निफिकेंस है। पहला, ये ग्रोथ के काम में सबसे ज्यादा अपना रोल या हेल्प करती है, और दूसरा, अगर कहीं पर रिपेयरिंग होनी है सेल्स की तो वहां पर भी माइटोसिस के अलावा कोई हेल्प नहीं करता। मेजर 2 सिग्निफिकेंस होते हैं माइटोसिस के, दैट इज ग्रोथ किसी ऑर्गेनिज्म की, और दूसरा अगर सेल रिपेयरिंग की जरूरत है तो वहां पर भी माइटोसिस अपना रोल प्ले करती है। क्लियर है? तो मेजर 2 ही सिग्निफिकेंस पढ़ाऊंगा आपको माइटोसिस के। क्लियर है? हाँ या ना? तो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे आ जाएगा। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की। तो वही लिखा है, माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। क्या बोल रखा है ये वाली बात? अरे भैया माइटोसिस का दूसरा नाम तो जानते ही हैं, इक्वेशनल डिवीजन है। इसने ये बोला है कि माइटोसिस ज्यादातर केवल डिप्लॉयड सेल्स के अंदर ही हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। जनरली तो सही मानते हैं हम लोग, बट अगर आप हमेशा बोले कि केवल डिप्लॉयड सेल्स में ही हम देख पाएंगे माइटोसिस, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि बेटा कुछ लोअर प्लांट्स और इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी हैप्लॉइड सेल्स भी
माइटोसिस शो करती है। क्लियर है? तो अब बेचारों की है ही पूरी बॉडी हैप्लॉइड, तो उनको ग्रोथ करने के लिए माइटोसिस करनी ही पड़ जाती है। क्लियर है? बट जनरली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं माइटोसिस बेटा ज्यादातर डिप्लॉयड सेल में ही होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं इक्वेशनल डिवीजन या माइटोसिस के। क्लियर है? बट स्टिल कुछ लोअर प्लांट्स और कुछ सोशल इंसेक्ट्स हैं जिनके हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस से ही डिवाइड करते हैं। तो हमेशा नहीं बोल रहा हूं, कुछ के केसेस की बात कर रहा हूं मैं, पर ज्यादातर अगर हम देखें तो डिप्लॉयड जो 2n वाली कंडीशन फॉलो करते हैं ना, इनमें ही माइटोसिस ऑब्जर्व करी जाती है। बट स्टिल कुछ लोअर प्लांट्स और कुछ सोशल इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी हैप्लॉइड सेल्स होने के बावजूद उनकी सेल्स में माइटोसिस ऑब्जर्व करी गई। क्लियर है? ऐसा जरूरी नहीं होता कि केवल डिप्लॉयड सेल में ही देखी जाए, हाँ या ना? बट जनरल व्यू में बोले तो वहां पर हम बात कर सकते हैं कि डिप्लॉयड सेल में ही माइटोसिस ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये तो बात हुई किस टाइप की सेल में हम माइटोसिस ऑब्जर्व करते हैं। अभी सिग्निफिकेंस नहीं है, अब आएगा। अब बात आती है इसका सिग्निफिकेंस है क्या। अभी जैसा कि मैंने आपको दो ही बताया, क्या एक तो डिवीजन करके किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ कराना या रिपेयर कराना। चले आगे सुनना। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसी वजह से भाई जनरली हमें हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ में इसका या माइटोटिक डिवीजन का सिग्निफिकेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट हमें पता तो लगे, चलो ठीक है हमें पता लगी माइटोसिस होती क्या है, किस तरीके से होती है, डिप्लॉयड सेल्स में जनरली ऑब्जर्व करते हैं, ये तो बात सारी सही है। बट क्यों हुई है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है माइटोसिस होने का, क्यों किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में माइटोसिस हो रही है, ऐसी क्या जरूरत है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइटोसिस शो करने की। क्लियर है? तो उसी की बात करेंगे हम। ठीक है, चले आगे। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल्स वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट्स। अब बेटा बहुत सारी जगह हैप्लॉइड इंसेक्ट्स और डिप्लॉयड इंसेक्ट बहुत तरीके के होते हैं, एग्जांपल्स ढूंढेंगे मिल जाएंगे, तो कुछ एग्जांपल्स से नोट डाउन करके रख सकते हो आप लोग। कुछ ऐसे इंसेक्ट जो हैप्लॉइड है, कुछ ऐसे जो डिप्लॉयड है। एनिमल किंगडम में ऑर्थ्रोपोडा वगैरह पढ़े होंगे, उनमें आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? चले आगे, हाँ या ना? चले आगे बढ़ रहा हूँ। क्या माइटोसिस की बात चल रही है, तो अब माइटोसिस क्यों सिग्निफिकेंट, क्या सिग्निफिकेंस है हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो वो वाली बात है। ठीक है ना? अब होती क्या, ये तो मैं बता ही चुका हूँ माइटोसिस, तो वही लिखा हुआ है। क्या माइटोसिस जब भी होती है बेटा किसी की बॉडी में या किसी भी सेल के अंदर, तो हमेशा दो डॉटर सेल्स क्रिएट होती है। कितनी, आपको पता ही है क्या, कितनी सेल्स क्रिएट होते हैं? दो। और वो दोनों डॉटर सेल्स ऐसी हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट को रिजेंबल करती हैं, अपने स्ट्रक्चर में भी, अपने जेनेटिक कंटेंट के हिसाब से भी। तो वही लिखा है। जनरली जब भी माइटोसिस होती है उसका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा दो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बन के आती है। तो वही लिखा है, क्योंकि अभी हमने बोला 2n वाले केस में ही जनरली माइटोसिस ऑब्जर्व करेंगे। चले आगे, तो वही सुनना। क्या माइटोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट यूजुअली। क्या बात कर दी इसने, बिल्कुल सही बात बोली है। अभी जो मैंने बताया इतनी देर से, माइटोसिस जब भी होती है किसी सेल के अंदर, तो हमेशा दो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स ही क्रिएट होती हैं, और वो डॉटर सेल्स ऐसी होंगी जिनका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट या जेनेटिक मेकअप बिल्कुल एक जैसा होगा, और एक जैसा नहीं बल्कि उसके पेरेंट जैसा होगा, डिट्टो, सेम टू सेम। तो वही लिखा है। क्या माइटोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट यूजुअली। हमेशा जनरली बात करेंगे। क्लियर है? तो माइटोसिस होगी तो दो डॉटर सेल बनेगी, और वो दो डॉटर सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो बिल्कुल डिट्टो होगा अपने पेरेंट के जैसा। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये तो बात हुई माइटोसिस की। अब क्या सिग्निफिकेंस हुआ इस डिवीजन का हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो सिग्निफिकेंस रखा है। जनरली जो ग्रोथ होती है किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वो इसी डिवीजन की मदद से होती है, जब एक सेल दो डॉटर सेल बनाए, और ऐसी डॉटर सेल्स जो बिल्कुल जेनेटिक मेकअप में आइडेंटिकल हो अपने पेरेंट की जैसी। तो इस टाइप का डिवीजन मेनली हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला सिग्निफिकेंस आ गया आपके पास। क्या द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। जनरली अगर किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस हो रही होगी, तो वो माइटोसिस उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए हेल्प कर रही होगी, या उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। क्लियर है? या उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ माइटोसिस की मदद से ही हो रही होगी, अन्यथा नहीं होगी। मियोसिस से कभी भी ग्रोथ नहीं होती। मियोसिस जनरली गैमेट फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, और माइटोसिस जो भी नया ऑर्गन बनना है, जो भी ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में,
वो सब माइटोसिस ही कराती है। आई मीन माइटोटिक डिवीजन की मदद से ही होती है। दैट्स इट। क्लियर है? तो सबसे मेजर क्या सिग्निफिकेंस आ गया आपका। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, ये पूछा जाता है सर ठीक है हम सिग्निफिकेंस मान रहे हैं, माइटोसिस हो रही है, सेल डिवाइड कर रही है, तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ी होगी उस सेल के ऊपर कि उसे डिवाइड करना पड़ा। हमने जी फेज, इंटरफेज वगैरह इतनी सारी चीजें देखी, तो अब इसमें ऐसा क्या हुआ, क्यों डिवाइड करी? नहीं करा रहे हम डिवाइड, चलो ग्रोथ करा दी अच्छी बात है, हम डिवाइड नहीं करा रहे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हर सेल ऐसा ही करेगी, डिवीजन जरूरी है शो करना, तो उसका रीजन और सुनना जनरली। क्लियर है? तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ती है सेल के ऊपर जो से माइटोटिक या कोई भी डिवीजन शो करना पड़ता है, तो वही लिखा है क्या, रीजन दे रखा है माइटोसिस होने का। सेल ग्रोथ जब भी होती है किसी सेल की बेटा, तो हमेशा उसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो जो होता है वो बिगड़ जाता है। तो वही लिखा है सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। क्योंकि बेटा ग्रोथ तो होगी, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा, और सेल है तो डेफिनेटली सेल तो ग्रो करेगी समय के साथ। तो जैसे जैसे सेल ग्रो करता है बेटा, अब रीजन बता रहा हूं कि क्यों डिवाइड करी हुई होगी सेल, डिवाइड कर गई, कैसे कर गई वो तो हमने बता दिया, और किस काम में आ रही है वो भी बता दिया, पर क्यों हुआ डिवीजन, ऐसा क्या आफत आ गई उस सेल के ऊपर कि उसे डिवाइड करना पड़ गया, तो वही मैं रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों डिवीजन होता है। तो जब भी बेटा सेल ग्रो करती है, आपको पता है सेल की ग्रोथ कॉन्टिन्यूस होती है, ग्रो करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। तो सेल की जब ग्रोथ होती है तो उसकी ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसिस हो रही होती है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की, तो उसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा होगा, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा होगा, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाता है साइटोप्लाज्म कि उस साइटोप्लाज्म का और जो न्यूक्लियस है उसका रेशियो गड़बड़ा जाता है। तो वही लिखा है सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, और इसी रेशियो की गड़बड़ी होने की वजह से सेल को डिवाइड करना पड़ जाता है। तो वही लिखा है सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, और इसी वजह से इट इज देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड। तो इसी वजह से, इसी रेशियो की गड़बड़ाने की वजह से ये सेल की मजबूरी पड़ जाती है या एसेंशियल हो जाता है सेल के लिए कि उसे डिवाइड करना पड़ेगा पड़ेगा और पड़ेगा, और डिवाइड करके वो और कुछ नहीं रिस्टोर कर लेता है, किसको, मेरे को नहीं, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो ग्रोथ की वजह से जो गड़बड़ा गया था, सेल डिवीजन करके उस रेशियो को वापस से मेंटेन कर लेता है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, तो जितना इनिशियल था ना लगभग उसी के आसपास रेशियो पहुंचा लेता है। तो मेन रीजन कि क्यों कोई भी सेल डिवाइड करती है, क्योंकि सेल की ग्रोथ बेटा कॉन्टिन्यूस होती है और चलेगी जिंदगी भर। क्लियर है? जिस ग्रोथ की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो गड़बड़ा जाता है, और इसी रेशियो को मेंटेन करने के लिए सेल को डिवीजन करना पड़ जाता है, सेल को डिवीजन करना पड़ जाता है, और डिवीजन करके सेल और कुछ नहीं अपने न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन कर लेता है। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये बात है कि माइटोसिस क्या है, क्या मेजर सिग्निफिकेंस है और क्यों होती है माइटोसिस। मेजर रीजन मैंने आपको दे दिया कि कोई भी सेल क्यों माइटोसिस करती है। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। चले आगे। अब क्या केवल ग्रोथ में ही काम आता है, क्या केवल ग्रोथ ही एक तरीके का सिग्निफिकेंस है हमारी माइटोटिक डिवीजन के लिए? ऐसा नहीं है बेटा। दूसरा सिग्निफिकेंस भी होता है रिपेयरिंग ऑफ अ सेल। तो माइटोसिस की मदद से ही हम कभी भी सेल को, कोई भी सेल है उसको रिपेयर करना है तो माइटोसिस की मदद से ही रिपेयरिंग होती है। तो वो सुनना जरा क्या, अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। तो एक और मेजर सिग्निफिकेंस, क्लियर है? तो वो लिखा है क्या, अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल रिपेयरिंग की जरूरत है तो वहां पर भी माइटोसिस ही अपना मेन रोल प्ले करती है। कभी भी मियोसिस से कभी भी सेल रिपेयरिंग नहीं कराई जा सकती, केवल केवल और केवल माइटोसिस ही इन्वॉल्व होती है ग्रोथ में भी और सेल की रिपेयरिंग में। जैसे सपोज करो हमारी बॉडी में कोई टिश्यू है, उसकी सेल्स कुछ खराब हो गई, कुछ वजह से, कोई भी एक्सवाइजेड रीजन है, सेल्स डैमेज हो गई, अब वो सेल वापस से बनेंगी तो जरूर, तो वो बनेंगी विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन। हाँ या ना? तो जैसे कोई भी प्लांट है, उसकी कुछ सेल्स है, चाहे एपिडर्मिस की सेल हो गई या कुछ अलग सेल्स हो गई, तो उसकी मान लो एपिडर्मिस की सेल है, अगर वो किसी वजह से डैमेज हो गई तो ऐसा तो है नहीं कि वो प्लांट की जगह वो खाली रह जाएगी, सेल्स वापस डेवलप जरूर करेगी। तो वहां पर भी जो डिवीजन हो रहा है, वो जो रिपेयरिंग हो रही है उसकी सेल्स की,
वो सब माइटोसिस की देन है। अगर ये नहीं होती सेल रिपेयरिंग नहीं हो पाती। क्लियर है? तो वही लिखा हुआ है क्या, अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे वही लिखा है, द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस की ऊपर वाली लेयर की सेल्स होती हैं, अगर वो किसी वजह से डैमेज हो जाए तो उनकी भी रिपेयरिंग कौन कराएगी, माइटोटिक डिवीजन। इसी तरीके से हमारी जो गट है उसकी जो लाइनिंग वाली एपिथेलियल सेल्स है, अगर वो डैमेज हो जाए तो वो भी वापस से रिपेयर किसकी मदद से होती है, माइटोटिक डिवीजन। और इसी तरीके से सबसे मेजर हमारी जो ब्लड सेल्स है, हमारी असल में चक्कर क्या होता है बेटा, ब्लड सेल का एक लाइफ स्पैन होता है 120 दिन के करीब का। जैसे आज कोई ब्लड सेल बनी हमारे अंदर तो वो 120 दिन बाद खत्म हो जाएगी। तो ऐसा तो होता नहीं है कि हमारे बॉडी के अंदर खून खत्म हो जाएगा 120 दिन बाद, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बेटा जो सेल्स खराब हो रही हैं, हाँ या ना, वैसे ही दूसरी सेल्स दूसरी तरफ से बनती भी जा रही होती है। अगर कोई एक ब्लड सेल 120 दिन बाद खत्म हो रही होगी तो डेफिनेटली नई ब्लड सेल्स भी दूसरी तरफ से बनती जा रही होंगी, जो उसकी कमी को पूरा कर रही होंगी, उसकी पूर्ति कर रही होंगी। जैसे एक तरफ से डैमेज हो रही है सेल्स तो वहीं पर दूसरी तरफ से बनती भी जा रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही लिखा है, हमारी ब्लड सेल जो बेटा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाती है, वो भी वापस से रिस्टोर होती है, वापस से रिपेयर होती है, वापस से नई तरीके से बनती है। और उन सब को बनाने में एक ही डिवीजन हेल्प करता है, दैट इज माइटोटिक डिवीजन। तो वही लिखा है क्या, द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड द ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। तो ये ऐसी सेल्स हैं, इनको कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करना पड़ता है, और वो किसकी मदद से कर पाते हैं हम, माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस की मदद से। किसकी मदद से, माइटोसिस की मदद से। अगर ये नहीं होती तो कोई भी सेल रिपेयर नहीं हो पाती और कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता, कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता। दैट्स इट। तो यही दो मेजर सिग्निफिकेंस हैं बेटा माइटोसिस के, ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। इनके अलावा और कोई तीसरा सिग्निफिकेंस नहीं होता। क्लियर है? तो अब भाई ग्रोथ में इन्वॉल्व है, तो अब प्लांट कैसे पीछे रह जाएंगे। प्लांट के कुछ टिश्यूज पढ़ाए मैंने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो जिनकी सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती है। आपको दो टाइप के पढ़ाए, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जिनकी सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती हैं और सेल की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अब भाई सेल की ग्रोथ हो रही है तो डेफिनेटली इनकी सेल्स भी माइटोटिक डिवीजन ही करेगी। तो वही लिखा है क्या, माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट्स इन कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो भाई प्लांट के अंदर भी जो ग्रोथ है उसके लिए भी माइटोटिक डिवीजन ही रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ कराने वाला टिश्यू है वो और कोई नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और इसकी जो सेल्स है वो भी माइटोसिस से ही डिवाइड करती हैं, चाहे वो एपिकल मेरिस्टम हो, चाहे वो लेटरल कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टम्स हो, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इतने सारे पढ़ाए हैं यार मैंने। सभी जितने भी मेरिस्टम्स हैं वो सारे के सारे माइटोटिक डिवीजन ही शो करते हैं। उसी वजह से सेल का नंबर बढ़ता है और प्लांट ग्रो करता रहता है। और प्लांट के अंदर एक खासियत है, इसकी जो ग्रोथ है वो पूरे लाइफ टाइम चलती है, जब तक प्लांट मर नहीं जाएगा। इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, प्लांट की हमेशा जिंदगी भर चलती रहती है, जब तक उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेंगे। या फिर सीधी भाषा में आप बोले, जब तक प्लांट मर नहीं जाता तब तक उसकी ग्रोथ चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। क्लियर है? तो ग्रोथ और रिपेयर यही दो मेजर सिग्निफिकेंस होते हैं माइटोटिक डिवीजन के या माइटोसिस के। क्लियर है? तो मेजर दो ही काम कराता है भाई माइटोसिस, एक तो डिवाइड करना और एक सेल का रिपेयर करना। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा। तो माइटोसिस होता क्या है समझ में आ गया। क्या कारण रहे सेल के माइटोसिस जो से करना पड़ा बता दिया मैंने, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करना। और क्या मेजर सिग्निफिकेंस, दो ही है, ग्रोथ करना और सेल की रिपेयरिंग करना। क्लियर है? दैट्स इट। तो ये बेटा था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये बेसिक सी चीज है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कि क्यों जरूरी है माइटोसिस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी में। ये मेजर दो ही सिग्निफिकेंस है माइटोसिस के, कि किस या ऐसा क्या जरूरत है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर माइटोसिस हो। दैट्स इट। क्लियर है? अब ऐसा यहाँ पर एक पॉइंट जरूर लिखा है, डिप्लॉयड सेल्स में ही होती है, बट जरूरी नहीं है बेटा। कुछ ब्रायोफाइट्स वगैरह ऐसे हैं जिनके अंदर जो डिवीजन होता है उनकी ग्रोथ होती है, या लोअर प्लांट्स और है, एल्गी वगैरह है, उनके हैप्लॉइड जो सेल्स होती है, अगर उनके अंदर ग्रोथ भी होती है, अगर ग्रोथ होती है तो उनकी सेल डिवीजन से ग्रोथ होगी, तो वो वहां पर भी माइटोसिस की मदद से ही ग्रो कर पाते हैं। क्लियर है? तो ऐसा जरूरी नहीं है वाला जो पहली लाइन लिखी है वो डिप्लॉयड सेल के लिए जरूरी हो। क्लियर है? हाँ या ना? कुछ है पर उनकी वजह से हम पूरी बिरादरी को बदनाम नहीं करते। जनरली माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में ही ऑब्जर्व कर पाते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर होंगे।
तो बेटा ये सिग्निफिकेंस के साथ आपका कंप्लीट होता है माइटोसिस पूरी 100% तरीके से। क्लियर है? उम्मीद करूंगा सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे माइटोसिस के रिगार्डिंग कि कैसे होती है, क्या क्या इंटरफेस वगैरह सारी फेजेस पढ़ा दी, पूरी सेल साइकिल पढ़ा दी माइटोसिस वाली, पूरी एक एक चीज बता दी, कैसे न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कैसे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, सब कुछ बता दिया, क्या सिग्निफिकेंस है A to Z। क्लियर है? और प्लीज इस माइटोसिस वाले कंसेप्ट में मियोसिस को मिक्स ना करें, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्वेश्चंस कभी भी सही नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी। माइटोसिस को बिल्कुल अलग पढ़ना, मियोसिस को बिल्कुल अलग पढ़ना। तो यहाँ तक उम्मीद करूंगा आप लोगों को सारे पॉइंट जरूर क्लियर होंगे। क्लियर है? तो इस सेशन को अपन यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में नेक्स्ट डिवीजन की बात करूंगा, दैट इज मियोसिस। अगले सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे इसे। क्लियर है? किसकी मैं बात करूंगा बेटा? मियोसिस की। क्लियर है? तो अगले सेशन में मिलता हूं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।